हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बीपीएससी के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 4। आई होप कि इससे पहले के बाकी के सेट्स को आपने ज़रूर देखा होगा। जो आपको 7 जून को होमवर्क दी गई थी उसी के बेस्ड पे ये आपका टेस्ट बनाया गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि 40 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्कों पर खलीफा का नायाब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। बात यहाँ पे सिक्कों की जा रही है, तो अगर हम फिरोज शाह तुगलक के संबंध में सिक्कों के बारे में बात करें तो इसने अदा और वीक नामक भारी संख्या में चलाए थे। अब ये अदा और वीक क्या था? तो आपने पढ़ा हुआ कि चांदी और तांबे के मिश्रण से जो निर्मित सिक्के थे उसी को अदा और वीक कहा जाता था। ठीक है, वीक। तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि दीवाने खैरात यानी दान विभाग किसने स्थापित किया था। दीवाने खैरात एक दान विभाग था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक। और ध्यान दीजिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने और भी 2 अन्य विभाग बनाए थे, जैसे दीवाने बंदगान जो कि दास विभाग था, साथ ही साथ दीवाने इस्तिहाक जो कि एक पेंशन विभाग था। इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। कभी कभी ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जाता है कि हक ए सर्ब क्या था। ठीक है, सर्ब क्या था? तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का सिंचाई कर था और सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाने का जो श्रेय दिया जाता है वो फिरोज शाह तुगलक को दिया जाता है। यानी फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम सिंचाई कर को लगाया था। ये आपको ध्यान रखना है। और ये कितना होता था? तो उपज का 1/10 भाग होता था। ठीक है, 1/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी कहलाता था। सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी क्या कहलाता था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस प्रश्न का राइट आंसर हम कह सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, अरीज ए मुमालिक। अब आपको पता होगा कि दीवाने अर्ज जो था वो बलबन के द्वारा बनाया गया था, एक प्रकार का सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने अर्ज सैन्य विभाग था और सैन्य विभाग का जो प्रमुख होते थे उन्हीं को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है कि इस संशोधन के साथ सरकार के तीसरे स्तर को जोड़ा गया था। यहाँ पे बात तीसरे स्तर का मतलब ये हो रहा है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं कि संवैधानिक उसको मान्यता मिली थी। तो ये बिल्कुल सही है कि तीसरे स्तर को जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। अगर सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें भाग 9 पेश किया गया था। ये पॉइंट गलत है क्योंकि भाग 9 जोड़ा गया था। और आपको पता है कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज अधिनियम के बारे में बात की गई है और इसी के अंतर्गत यहाँ पे भाग 9 जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे, भाग 9 के साथ साथ अनुसूची 11 जोड़ी गई थी, ना कि अनुसूची 12। तो ये पॉइंट्स हमारा गलत होगा। तो फर्स्ट क्या केवल यहाँ पे सही है, इस वजह से ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने फ्रेंड्स एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, क्वेश्चंस अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो क्या होगा? उसका भार देखिए फ्रेंड्स घट जाएगा। ठीक है, भार उसका घट जाएगा। एक चीज़ अक्सर पूछा जाता है कि द्रव्यमान और भार में बताइए कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो द्रव्यमान हमेशा फ्रेंड्स निश्चित रहता है, यानी कि द्रव्यमान कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बदलता घटता बढ़ता भार ही है। तो इसको आप याद रखेंगे, यहाँ पे भार घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण जो कह सकते हैं इसका मान सर्वाधिक होगा। जी का मान सर्वाधिक होगा, गुरुत्वीय त्वरण जिसको कह सकते हैं। तो जी का मान सर्वाधिक कहाँ पे होगा? तो हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। आपको पता है फ्रेंड्स कि हम लोग अगर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो जी का जो मान होता है वो बढ़ता है। ठीक है, सबसे अधिक ध्रुव पर होता है और सबसे कम जो होता है वो हम कह सकते हैं विषुवत रेखा पर होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अंटार्कटिका पर ये सबसे ज़्यादा जो होगा वो अंटार्कटिका के किसी भी स्थान पर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसके संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह नियम सभी पिंडों पर लागू होता है, चाहे वो विश्व में कहीं भी हो। बिल्कुल सही है, गुरुत्वाकर्षण बल सभी प्रत्येक वस्तु पर समान कार्य करता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक क्षीण बल है, ये भी सही है। साथ ही साथ तीसरा पॉइंट है कि पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल गुरुत्व बल कहलाता है। बिल्कुल सही। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, लेकिन ऑप्शन हमारा 1 2 3 नहीं मिल रहा है, इस वजह से ऑप्शन ई को टिक कर सकते हैं।
एक या एक से अधिक। ऑप्शन ई यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वात्रिक गुरुत्वीय जो स्थिरांक है जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसका मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, कैपिटल जी का मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, लेकिन इसका मात्रक भी आपको याद रखना है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है और इसी में लोग गलती करते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। चलिए अगला पॉइंट देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, तो टोटल 8 अनुसूचियाँ थी और मूल संविधान में भी 8 अनुसूचियाँ थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ये क्वेश्चन इतना बार पूछा गया कि मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें दल बदल के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 पॉइंट्स दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। पहला पॉइंट है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, बिल्कुल सही। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को इस सूची में जोड़ा गया था 1967 में। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट है कि अंग्रेजी 22 भाषाओं में से एक है, ये पॉइंट्स गलत है क्योंकि अंग्रेजी हो या फिर भोजपुरी हम कह सकते हैं ये 22 भाषाओं के अंतर्गत नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सही है 1 और 2, ऑप्शन हम ए को टिक कर सकते हैं, 1 और 2। ठीक है ना। अगला पॉइंट देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की द्वितीय अनुसूची, आपको पता है कि संविधान में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है, तो 12 अनुसूचियों में से जो दूसरी अनुसूची है इसका संबंध किससे है। दूसरी अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण जो भी पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्ते से, यहाँ पे बी करेक्ट होगा। जबकि तीसरी अनुसूची का संबंध इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं, अवर्णी लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, जड़ों की कोशिकाओं में, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है कौन, तो क्रोमोप्लास्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानों को हम लोग अग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अग्नेय शैलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अग्नेय चट्टान के संदर्भ में यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए, इनको अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा सही होगा, कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट्स कह रहा है कि धीमे शीतलन के परिणाम स्वरूप पतालीय अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, बिल्कुल सही। ग्रेनाइट जो होता है एक प्रकार का अग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है, ये भी सही है। पतालीय चट्टान ज्वालामुखी चट्टान की अपेक्षा अधिक घनत्व के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अग्नेय चट्टानों को अगर हम बांटते हैं तो 2 भागों में यहाँ पे बढ़ता है, एक तो पतालीय चट्टान और एक ज्वालामुखी चट्टान। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत कह रहा है क्योंकि पतालीय चट्टान का जो घनत्व होता है वो ज्वालामुखी चट्टान से कम होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये पॉइंट्स हमारा गलत है, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड सही है, इस वजह से ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे, 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिख रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर अग्नेय चट्टानों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक तो पतालीय चट्टान और दूसरा कह सकते हैं ज्वालामुखी चट्टान। ग्रेनाइट पतालीय चट्टान का उदाहरण है। भूपर पट्टी के अंदर जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा हो तो उसे पतालीय अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। और यहाँ पे ध्यान सकते हैं कि पतालीय जो चट्टान होता है ज्वालामुखी चट्टान की तुलना में कम घनत्व के होते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे थर्ड पॉइंट गलत था। नेक्स्ट में देखिए, अग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स है, तीनों को पढ़िए और बताइए कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह सामान्यतः क्रिस्टल नुमा संरचना में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड पॉइंट है कि यह जीवाश्म से युक्त होते हैं, ये गलत है क्योंकि जीवाश्म की जब बात आती है तो वहाँ पे औषधि चट्टान की हम बात करते हैं, ये पॉइंट्स गलत है। और यह जो कि स्तरों में या फिर कह सकते हैं कि परतदार यानी कि लेयर्स में विभाजित होते हैं, ये पॉइंट्स भी गलत है क्योंकि परतदार के फॉर्म में जो कि औषधि चट्टान होती है, ये पॉइंट्स भी गलत है। तो सही केवल और केवल 1 होगा, इस वजह से ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है, बलुआ पत्थर एक प्रकार का औषधि चट्टान है और ये जो परिवर्तित होता है कह सकते हैं किसमें, तो क्वार्टजाइट में। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है।
चट्टानों के 3 प्रकार: अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या फिर क्रियांतरित। तो बताइए कि यहाँ पे रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो नीस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो नीस होता है वो कह सकते हैं कि ग्रेनाइट का, ठीक है, ग्रेनाइट का ये रूपांतरित है। अगला पॉइंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। चट्टान से संबंधित यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस बन गए कि इससे बाहर तो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैग्मा के भूपर पट्टी के ऊपर ठंडा होने के फलस्वरूप ज्वालामुखी चट्टानों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है। बेसाल्ट कह सकते हैं ज्वालामुखी चट्टानों का प्रमुख उदाहरण है, और साथ ही साथ बेसाल्ट के क्षरण से काली चट्टान का निर्माण होता है, काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसको हम लोग रेगुर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इस वजह से ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं, 1, 2, 3। ठीक है, तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें कि फ्रेंड्स ग्रेनाइट जो आता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेबो है, और बेसाल्ट कह सकते हैं, और साइनाइट याद रख सकते हैं, ये सभी के सभी अग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? फेयॉर्ड। ठीक है, फेयॉर्ड जो कि कह सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रियाओं से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको याद रखिएगा। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित नहीं होता है, और वो कह सकते हैं विसर्प। अब ये विसर्प क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि विसर्प जो होता है वो नदी के द्वारा फ्रेंड्स निर्मित होने वाला एक स्थलाकृति है। जैसे कि विसर्प एक प्रमुख प्रवाही जल यानी कि नदीकृत अपरदनात्मक स्थल रूप है। ठीक है, और विसर्प कह सकते हैं कि अंग्रेजी के इस आकार की होती है। नदियों का ऐसा घूमना अधिक अवसादी बोझ के कारण होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाई के क्या है? तो फ्रेंड्स आई होप कि आपने इन सभी चीज़ों को अपने होमवर्क में कवर कर लिया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपसे आप ये सभी क्वेश्चन छोड़ेंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। देखिए डाई की क्या है, तो डाई हम कह सकते हैं कि ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति होती है, और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ज्वालामुखी के लावा का यानी कि ऊर्ध्वाधर अगर जमाव होने लगता है तो इससे बनने वाली जो स्थलाकृति होती है इसको हम लोग डाई के नाम से जानते हैं। और झारखंड में आपने देखा होगा सिंहभूम जो है वो इसी का उदाहरण माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? महालेखा परीक्षक को क्या कहा जाता था? सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में महालेखा परीक्षक को हम लोग कहते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मुस्तैफी-ए-मुमालिक। इसको हम थोड़ा इस तरह से भी समझ सकते थे। देखिए यहाँ पर महालेखा परीक्षक को महालेखागार के रूप में भी कह सकते हैं, जो कि प्रांतों और अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा जो करते थे उन्हीं को महालेखागार कहा जाता था, या फिर इसको मुस्तैफी-ए-मुमालिक कह सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि क्या सही होना चाहिए। पहला पॉइंट है कि गुरुत्वीय बल पृथ्वी तल से ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो गया, क्योंकि जो स्मॉल जी की अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की, तो ये हम ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं, पृथ्वी के ऊपर या फिर नीचे जाएं, दोनों कंडीशन में घटता है। ये पॉइंट तो गलत हो गया। परंतु ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर घटता है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको पता होगा कि विषुवत रेखा पर जो जी होता है उसका मान कम होता है अकॉर्डिंग टू, हम कह सकते हैं ध्रुवों की तुलना में यहाँ पे अधिक होता है, लेकिन अगर हम इधर से इधर जाने लगेंगे तो ये हमारा कम होगा। ठीक है, ध्रुव पर जी का मान अधिक होता है, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर में क्वेश्चन देखा था, अंटार्कटिका पर सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ध्रुव पर जी का मान सबसे अधिक होता है। आई होप कि ये पॉइंट्स आपका क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर या फिर अन्य ग्रह पर भी उतना ही रहता है, परंतु भार जो है स्थान के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। हम लोगों ने ऊपर में बात किया था, जैसे कि अगर हम चंद्रमा पर पृथ्वी से कोई वस्तु ले जाए तो वहाँ पर उसका जो भार होगा वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान तो हमेशा हर जगह सेम टू सेम रहेगा, लेकिन भार में परिवर्तन होते रहता है, तो वहाँ पर यही बात कही जा रही है यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों के दोनों पॉइंट्स यहाँ पे सही है, इस वजह से ऑप्शन हम सी को टिक कर सकते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। सॉरी, दोनों सही नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कौन सही है, तो यह पॉइंट तो गलत था, इस वजह से ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। केवल और केवल बी सही है। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। चलिए फिलहाल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन के अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? सर्वप्रथम किसने बताया था, यानी कि कहने का मतलब कि सर्वप्रथम किसने खोज की थी? तो सर्वप्रथम खोज की गई थी किसके द्वारा?
राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बीजमैन। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, बीजमैन। लेकिन अगर हम बात करें कि कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन को नाम किसने दिया था, तो वो नाम दिया गया था फॉर्मर और मुरे के द्वारा 1905 में। ठीक है, फॉर्मर और मुरे के द्वारा 1905 में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टार्सबर्गर, तो ये क्या था? स्टार्सबर्गर हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन इन्होंने किया था, स्टार्सबर्गर ने। तो यहाँ पे सभी मिलाकर के देखें तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बीजमैन ने सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बारे में खोजा था या फिर सर्वप्रथम बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है? अर्धसूत्री विभाजन अगर हम बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये केवल और केवल हम कह सकते हैं कि जनन कोशिकाओं में होता है। यहाँ पे केवल और केवल राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, केवल 3 होना चाहिए, ऑप्शन ई को टिक करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन का वर्णन किसने किया था? तो कोशिका विभाजन का वर्णन जो किया गया था पादप कोशिकाओं में, सबसे पहले अच्छे तरीके से अध्ययन किसने किया? स्टार्सबर्गर ने, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन की गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर जो था उसको खराज के नाम से जानते थे। ठीक है, खराज। लेकिन अगर हम लोग जकात के बारे में बात करें तो जकात क्या था? तो जकात कह सकते थे कि मुसलमानों पर धार्मिक कर लगाया जो जाता था उसको जकात कहा जाता था। और ये जकात कितना होता था? तो संपत्ति का 40वां हिस्सा। ठीक है, संपत्ति का 40वां हिस्सा। अगला प्रश्न क्या है कि लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीवद्रव्य को घुला देने या फिर नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट कि निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं। तो आपको हम ये अगर इस क्वेश्चंस का मतलब अगर हम समझे तो कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत को किसने समझाया, फिर कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक 2 वैज्ञानिकों ने समझाया था। तो 2 और 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? मानव बताइए कि जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता और वो है तंत्रिका। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है तो ध्यान रखिएगा, तंत्रिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर के जन्म स्थल कुंडलग्राम बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कुंडलग्राम की अगर हम बात करें तो ये वैशाली में है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वैशाली। नेक्स्ट पॉइंट निम्नलिखित में से किसने प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? महाकश्यप के द्वारा। ठीक है, महाकश्यप के द्वारा। और किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि जो मृत्यु को कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर। कुशीनगर जो था वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। जियो और जीने दो किसने कहा? जियो और जीने दो किसने कहा था? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो। जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने कहा था। देखिए लास्ट क्वेश्चन से बताइएगा राइट आंसर क्या हुआ। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो बौद्ध दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन। ठीक है, नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 40 MCQ को कवर किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर ली होगी। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आउट ऑफ 40 से आपकी स्कोरिंग क्या रही। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और करंट अफेयर्स की मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स हम लोग अच्छे तरीके से अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं BPSC के लिए, जो कि हमारे एप्लीकेशन पे जस्ट 69 पे आप पे करके 100 डेज़ के कोर्सेज़ को बाई कर सकते हैं। और उसमें बहुत अच्छे तरीके से, अब तो जून मंथ कंप्लीट ही होने वाला है, उसमें करीब 120 क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप जाकर के अगर अभी तक नहीं उसमें ज्वाइन हुए तो जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। टेस्ट भी लिया जा रहा है और PDF आपको दिया जा रहा है ताकि अच्छे तरीके से आप रिवीजन कर सको। तो एक बार जुड़ करके ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।